might all be preparing for CSIR NET examination and you all have a common question in your mind which units you can skip for CSIR NET exam preparation. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर आप सभी लोग CSIR NET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको आपको स्किप नहीं करना है और ऐसी कौन सी यूनिट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि CSIR NET एग्जाम के लिए कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट आई मेंशन हियर इज CSIR NET एग्जाम एंड फीचर। जब आप CSIR NET एग्जाम के लिए देखोगे तो आपको पता चलेगा जो CSIR NET एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, पहले क्या होता था, CSIR NET एग्जाम दो बार कंडक्ट होता था, जून एंड दिसंबर। बट अब कुछ आफ्टर कोविड पैंडेमिक्स और कोविड के टाइम से ये कुछ चेंज हो चुका है। एक बार CSIR NET एग्जाम कंडक्ट होता है और ऐसा होता है कि उस समय एक ही दिन में ही 2 शिफ्ट हो जाएं, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 2 अटेम्प्ट, मतलब 2 बार होता है एग्जाम और इसमें आपको एक शिफ्ट में अपीयर होना पड़ता है। सो अगर एक शिफ्ट को देखें और अगर दूसरी बार अगर एग्जाम आप CSIR कंडक्ट कराते हैं तो उसके बीच में यू विल गेट 6 to 7 मंथ्स। तो आपको इन 6 to 7 मंथ्स में हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द CSIR NET एग्जाम। तो अगर आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हाँ ये डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू कवर 13 यूनिट्स along with general aptitude. So if we take general aptitude into account, there will be 14 modules in total. So it will be really difficult for you to cover all those 13 units. So यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप CSIR एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे you have choice for question selection, right? You have part A, you have part B as well as part C. If you see for part A, that is for general aptitude. Part B consists of direct question from a topic where you have a choice and you have to answer 35 questions out of 50 questions. You can see this is a choice for you. And in part C, you have to answer out of 75 only 25 question. Again, there is a biggest choice for you. So you can see here big choice for question selection. मतलब अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जा रहे हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस है क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने की। और इतना पढ़ना है कि यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम विद अ गुड रैंक। जब हम क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री, ऐसा मार्क्स जो कि जस्ट क्वालिफाई कराएगा, दैट इज 120 प्लस मार्क्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यू नीड टू हैव अ गुड रैंक, राइट? तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, इट शुड बी इन द रेंज बिटवीन 130 to 140. So you need to have 130 to 140 marks to qualify CSIR and that too with a good rank. अब क्रैक करने के लिए CSIR यहाँ पे 2 बातें होती हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, जब भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि CSIR एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, बट एक्चुअली में ये इजी नहीं है। इसको इजी बनाने के लिए यू नीड डेडिकेशन। यहाँ पे आपको डेडिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस टाइम को डेडिकेट कर दिया, 6 to 7 मंथ्स अगर आपने ट्रूली डेडिकेट कर दिया, मीन्स आपका CSIR सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा अगली बार, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 Ds की काम करने की जरूरत है। मैं सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। 3 Ds मीन्स यू नीड डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। मीन्स यू नीड टू डिवोट टाइम, यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, आपको एक चीज के साथ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फुल एंड यू कैन से किसी भी चीज़ का फुल एंड फाइनल तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट को उठा के पढ़ना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड, आपको एक डिटर्मिन्ड रहना पड़ेगा। यू नेवर गिव अप, आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको हमेशा उस चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली यू हैव टू पुट योर एफर्ट और उसमें काम करना है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज 3D, मीन्स डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो हाउ टू श्योरली टारगेट 13 यूनिट, क्या 13 यूनिट्स को टारगेट करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्या आपसे इतने महीने में 6 to 7 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में 13 यूनिट्स करना पॉसिबल है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हियर यू हैव टू सेलेक्ट फॉर द इंपॉर्टेंट यूनिट्स। आपको अपनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को सेलेक्ट करना है एंड प्रिपेयर वेल। सो हाउ यू कैन डिसाइड द इंपॉर्टेंट यूनिट कि कौन सा इंपॉर्टेंट यूनिट है? इंपॉर्टेंट यूनिट 2 बात से डिसाइड होता है, एक आपका इंटरेस्ट और जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम CSIR पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू सी द इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि CSIR से जहां बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? बट आपके लिए इंटरेस्ट मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। इफ यू आर अ बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइज कैंडिडेट और इफ यू हैव डन MSc इन zoology, so that matters a lot. तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका मैटर का है, एंड दैट वे यू हैव टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट यूनिट्स। व्हाट अबाउट लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स, राइट? तो लेस इंपॉर्टेंट यूनिट को यू हैव टू
skip. You can skip for less important unit. But here I'm not talking about 100% skipping. Here I'm not talking about 100% skipping, because here you have to work for at least some part for this unit. So I'm not talking about 100% skipping. So let's see what all units you can skip and what are the important units that you cannot skip for CSIR NET exam. So the next topic for discussion will be units that can be skipped for CSIR NET. That is the topic for today's discussion. So we have seen CSIR NET exam that is conducted in a time period of 6 to 7 months, means you will have a 6 to 7 months time period and you can prepare for that exam, right? So it is difficult to cover all the 13 units. You have the biggest choice for selection here. You need to have 130 to 140 marks for your selection, and that too with a good rank. Cracking CSIR needs 3 Ds, that is devotion, dedication and determination, and it is not possible to target all 13 units. कैसे बोल रहे हैं? टारगेट तो अगर आप कर लोगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है कि आप एक भी चीज़ नहीं भूल रहे हैं, तो इतना शॉर्ट तरीके से यू कैन नॉट टारगेट 13 units. Means you have to focus on some important units, and जो important units बच गए हैं, less important unit, उनको कैसे पढ़ना है अभी हम डिस्कस करते हैं. Now coming to the next, that is unit that can't be skipped. So units and their importance. Now what all units are present for CSIR NET? If you see unit 1, that is biochemistry, this unit need not to be skipped. इसको किसी भी हाल में you don't have to skip. Means you have to cover this unit. यूनिट 1 को बायोकेमिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. यूनिट 2 दैट इज सेल बायोलॉजी. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. यू नीड टू कवर दिस यूनिट. यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट. And if you see biochemistry, it is a fundamental for all different units, right? So you don't have to skip unit 1, 2 and 3. Coming to unit 4, if you see unit 4, that is about cell communication and cell signaling. यहाँ पे जो questions होते हैं बहुत easy होते हैं. Most of the time they will be 4 marks question, and if experimental questions are asked, they are very, you can say they are very simple. So here you need to focus on some important topics. Why some important topics? Because this unit is asked along with CSIR NET unit 2. So it's very important to focus on the important topics or subtopics, you can say. Now what are the important topics that are asked along with unit 2? So that is cancer and cell cycle. So this topic is very, very, very important. You need not skip this topic. So if you are studying unit 2 and if you want to strengthen this unit, that is unit number 2, along with that you need to cover cancer and cell cycle, which is a part of unit 4. And in recent CSIR exam that is conducted now itself, so here you have seen कि in morning shift there were many questions from cell cycle itself. Cell cycle 3 questions were asked in you can say part C, and 1 question was asked in part 2, or you can say part B. So you can see 17 marks were asked from cell cycle itself. That is a part of unit 4, not completely unit 4. It is a part of unit 4. And if you want to get more marks from unit 2, so you need to prepare cancer as well as cell cycle. Now what for other topics that are there for unit 4? For CAM, that is cell adhesion molecule, you need to prepare PYQs. आप PYQs से कर लीजिए, आपको बहुत benefit मिलेगा. And if you want to prepare for that, just prepare you can say mind map और एक chart prepare कर लो, जिसके कारण से आपको हेल्प मिलेगी जल्दी से रिवाइज करने के लिए. व्हाट आर कैम मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से सेल एडेशन मॉलिक्यूल. तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है. यू नीड टू लर्न अबाउट ऑल द कैटेगरीज. व्हाट अबाउट इम्यूनोलॉजी? इफ यू सी द इम्यूनोलॉजी सेक्शन, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 4. सब पार्ट होता है पार्ट ई दैट्स दिया रहता है, दैट इज इम्यूनोलॉजी. अगर आप इम्यूनोलॉजी के लिए प्रिपेयर करते हो तो यू विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपका बहुत टाइम भी लग जाए और आपको कम मार्क्स भी मिले. आपको ऐसा चाहिए कि आप कम समय में कितना ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा मार्क्स आपके स्कोर कर रहे हो. दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक यूनिट की तरह ही देखा जाता है, क्योंकि अगर आप इम्यूनोलॉजी का सिलेबस देखोगे दैट इज़ टू वास्ट. और अगर आप पढ़ने बैठोगे और मान लीजिए अगर कोई वीक है इम्यूनोलॉजी में, किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो सकता है. तो बेटर यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs फॉर दैट. एंड इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, क्योंकि जनरली इम्यूनोलॉजी most of the time you can find 1 or 2 question in part C that you can skip. And if you are practicing PYQs, you can practice PYQs for immunology. So this is all about unit 4. Coming to unit 5, that is developmental biology. किसी भी हाल में you need not skip this unit. और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मुझे सिलेक्शन दिलाया है CSIR NET में, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यूनिट 5 आई वुड से. सो बेटर नॉट टू स्किप दिस यूनिट, राइट. कमिंग टू यूनिट नंबर 6 and 7. नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम zoology background, or many of you have done plant biotechnology. So interest is yours.
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन है और आपको किस यूनिट के लिए जाना है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। तो अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, इफ़ यू बिलोंग्स टू बॉटनी बैकग्राउंड, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी के साथ चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जोलॉजी बैकग्राउंड है तो यू कैन गो फॉर एनिमल फिजियोलॉजी। अगर उन स्टूडेंट्स की बात करें जो बायोटेक से बिलोंग करते हैं, जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, उनको किस फील्ड में जाना है, उनको कौन सी यूनिट को टारगेट करना है, तो दे कैन टारगेट और दे कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द यूनिट दैट इज मेंशन हियर, इधर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू सेलेक्ट प्लांट और एनिमल। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिट को पढ़ना है, किस यूनिट को सेलेक्ट करना है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलोगे तो गो फॉर यूनिट नंबर 6 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना प्लांट फिजियोलॉजी तो क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे। ऐसा लगता है प्लांट फिजियोलॉजी बहुत टफ है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी एक्चुअली इट इज़ अ वेरी ईजी यूनिट, और यू कैन से स्कोरिंग यूनिट। क्यों स्कोरिंग होता है? क्योंकि कम टाइम में यू विल गेट मोर मार्क्स, यू विल गेट मोर स्कोर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड a scoring unit. So here you have to select one unit and you have to skip the other physiology or system unit, that is animal or plant. So it is totally up to you. Coming to the 8th unit, that is inheritance biology, again you need not skip this unit. 9th unit you can skip because diversity, as the name only suggests, it is diversity of life form, means this unit is that diverse. अगर आपने CSIR recent exam देखा होगा, वहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस आए थे डाइवर्सिटी से। अगर आप पढ़ोगे तो इसका कोई एंड नहीं है, इट इज endless. So better not to invest time on this unit. But if you have studied in your bachelor's or master's about taxonomy, classification, और अगर आपने zoology पढ़ा है, अगर आप animal classification जानते हैं, if you are from botany background and if you have studied classification, that it's a bonus point for you. तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट हेल्प मिलेगा। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो कर सकते हैं। तो बेटर टू practice PYQs for this unit and skip this unit, that is unit number 9, because this unit is that diverse and you will find less time to cover this unit. Next is ecology. Again, you need not skip this unit. Evolution, that is asked along with unit number 10. Again, unit number 12. Now, unit number 12, again, it is not that important, but yes, this unit is asked along with unit 13, that is methods in biology. So here you need to cover subtopics like molecular markers, that is very important. Agrobacterium mediated gene transfer, that is a part of plant transformation, as well as mass assisted breeding, or you can say marker assisted selection. तो यहाँ पे you have to learn about mass, molecular markers as well as agrobacterium mediated selection. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना है, और अगर इनके अलावा जो भी टॉपिक्स है you can skip that topics, but don't forget here I'm talking about skipping means you need to practice PYQs all the unit that you have skipped. Coming to unit number 13, that is methods in biology. Again, this is very important unit. So those unit that I have marked in red, you can skip those unit. That is unit number 4, immunology, you can skip that part, but still you have to practice PYQs for that. And in unit number 4 altogether, you have to prepare for cancer, cell cycle, and you have to see the overview of molecules, or you can say cell adhesion molecules. Means you don't have to invest time for this unit, that is unit number 4. Coming to the next unit, that is unit number 6 or 7, means you are going to attend only one unit, means आप एक unit के साथ जा रहे हैं, you are going to skip another unit, means again you will skip one unit from here. Unit 9 again you have to skip, and again unit 12 you have to only prepare some important topics and you have to skip. So all these parts you have to skip, and don't forget unit 4, that is important, but here you have to skip for immunology section. Why immunology section? Because that is too diverse. If you are practicing PYQs, that will be enough for this examination. Now, what will be your approach for skipping any unit? Like this you have to skip any of the unit, कि मतलब पूरा का पूरा whole unit you have to skip. Now what will be your approach? Now here you have to work smarter. How? You have to follow 2 rules. Here I have mentioned 2 rules, that is 10 plus 3 rule or 7 plus 6 rule. What do you understand by 10 plus 3 rule? That is very simple. Means you have to prepare for 10 units thoroughly. You need to prepare for 10 units, that is thoroughly. You need to prepare for 10 units, and also you need to practice PYQs for that. So need not to skip any topic from these topic. Stop. Need not to skip any topic from these unit. Coming to the next rule, that is 7 plus 6. Means here you have to work for 7 unit and you have to less concentrate on the other 6 unit. How?
Let's see it. Unit 1, that is a fundamental biochemistry. Unit 2, that is cell biology. Unit 3, that is molecular biology. Unit 5, that is developmental biology. 6 or 7, you have to select any one of either 6 or unit number 7, unit 8 and unit 10. Here you have to prepare hard for all these units. Why? Because here we are following 7 plus 6 rule. Suppose if you are getting questions that you have not prepared for the unit, means you will be at least saved because you have prepared these units in a, you can say, short manner. So better to prepare all these units पक्का, एकदम पक्का short करना है. कौन कौन सा unit है? Unit number 1, unit number 2, unit number 3, unit number 5, unit number 6, 7, 8 and 10. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here you will be preparing only one of these choice. So here you have to prepare for 7 units. Don't forget you have to prepare it hard. Hard मतलब सारे concept को अच्छे से पढ़ना है, सारे topics को अच्छे से पढ़ना है. जब हो जाए तो आपको उसका PYQs करना है, mock test paper attend करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है. But unit number 11, 13, 4, 12 and 9, ये जो 5 यूनिट है आपको you have to prepare for some important topics like unit number 11 it is asked along with unit number 10. So better go for important topics. So for this you have to analyze the previous year questions. You will be analyzing the previous year questions, what are the previous year question, and according that you will be solving all the PYQs. आपको PYQ solve करना है, you have to select the important topics and then you have to start preparing for all those topics that are asked for more time, or you can say most of the time in CSIR NET examination. So 11 unit that is evolution. Unit 13 although it's very important. यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है unit 13 को? Because ऐसे कुछ concept हैं जो कि बार बार repeat होते हैं. कौन सा concept है? जैसे आप एक topic उठा लो, restriction endonuclease enzyme. What is the site for, you can say, restriction endonucleases? BAM-H1 का specific site क्या है? Restriction sequence क्या है? ECO-R1 का क्या है? ECO-R5 का? तो ये कुछ ऐसे questions हैं जो कि बार बार repeat होते हैं. अगर gene cloning की बात कर ली जाए तो gene cloning अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने जीन क्लोनिंग प्रैक्टिस कर ली, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नियोमाइसिन कैसेट क्या कहता है, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ रहा है, अगर ऐसे करके आपने कुछ एनएमआर पढ़ लिया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, इनके सेपरेशन देख लेना, सबसे लास्ट में कौन सेपरेट होता है. तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ भी अगर आपने पढ़ ली, आप बहुत कुछ यूनिट 13 का यू कैन से कवर कर सकते हैं. ऐसा तो लगता है यूनिट 13 बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली में ये टफ नहीं है. हम कब से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं? वी आर प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम यू कैन से राइट फ्रॉम योर बैचलर्स, मास्टर्स. अगर आपने इतने बड़े यूनिट को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया, स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लिया, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. यूनिट 4 अगेन वी हैव डिस्कस फॉर यूनिट 4, 12 and 9. 9 for 9 you have to practice PYQs. So if you are considering all these unit, that is 5 to 6 unit, here you have to prepare for important topics. You have to select the important topics here, and here you have to practice PYQs well, because practicing PYQs only make you understand and let you know about the important topics that is there for all these units. So accordingly you have to select all these important topics and prepare for these topics. Now coming to the third point that talks about, now if you feel that you have finished one unit, right? अगर आपने मान लीजिए कोई भी एक यूनिट पढ़ा, let's say बायोकेमिस्ट्री, अगर आपने इसको पढ़ा, you are one step ahead, मतलब आपने एक सीढ़ी चढ़ ली, you are one step ahead, means you are more closer to your dream. अभी आपके पास 13 units थी, 10 units थी to cover, now you have covered at least one unit, means you are one step ahead. Now how to test whether you have covered that one unit? Now here you need to recall all the concepts that you have learned. जब भी हम पढ़ते तो हमें लगता है कि हमने ऐसे ही पढ़ लिया. अभी हम यहाँ स्किपिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से स्किप करना है, लेकिन जो सारी यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है. मान लीजिए आपने बची हुई यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन व्हाट शुड बी योर अप्रोच, कैसे पता करना है कि आपने जो भी पढ़ा है वो वैलिड है, वो बहुत सही तरीके से पढ़ा है, आपको चेक करने की ज़रूरत है. नाउ हाउ टू टेस्ट ऑल दीज थिंग्स? स्टिल रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लुक फॉर if you're still remembering the concepts that you have learned. यहाँ पे आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है. आपने जो भी पहले पढ़ा है आपको याद करना है कि जो भी आपने पढ़ा है आपको वो चीज़ें याद है, आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो. ऐसा नहीं कि कॉपी उठा लिए जिसमें नोट्स बनाए थे उसको पेज पलटने लग रहे हैं. नो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द पेजेस, यू जस्ट हैव टू रिकॉल. यू हैव टू रिकॉल अपने आप से कि मैंने क्या लर्न किया था, क्या अभी भी मुझे वो लर्न है. इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल मीन्स आपका वो यूनिट बहुत अच्छे से
प्रिपेयर हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग CSIR लैंग्वेज, दैट इज़ अगेन यू कैन से इम्पॉर्टेंट टास्क और एक चैलेंज होता है CSIR की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। फॉर दिस यू नीड टू learn and attempt CSIR sample papers. Now the CSIR sample papers you will get on CSIR website. You have to look for sample paper कि अगर CSIR का papers है तो उसमें हम चीज़ों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व previous year questions. You have to solve CSIR PYQs and you have to check whether you will be able to solve that questions during exam time or not. And if you are able to solve CSIR questions, if you are able to understand CSIR language, if you are able to recall all the concepts, means you have covered one unit and you are one step closer. And also you need to work on mock test paper. You need to attempt mock test paper where you will face a different level of questions. मतलब जहाँ पे आपको पता चलेगा मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और आप कितनी चीज़ों को एक्चुअली में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है PYQs एज वेल एज मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर से ये भी पता चलता है कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज़ को, तो वहाँ पे पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका पोजीशन कहाँ है, आपका रैंक क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन क्या है, आप कितने लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो और आपका एक्चुअली में रैंक क्या है। अगर आपको लगता है PYQs में यू आर टेकिंग टाइम टू सॉल्व इट, मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। सो अगर आपको लगता है कि आपने एक यूनिट पढ़ लिया है तो आपको इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना है कि आपने कैसे पढ़ा है, आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं। यू नीड टू रिकॉल, यू नीड टू वर्क ऑन PYQs, you need to attend mock test paper, and if you are feeling that you are taking more time to solve one question, then you need to work on your efficiency, because exam duration में you will get only 3 hours and in that 3 hours you need to solve many questions जिससे आपके 130 to 140 marks आ जाए, and that question should be like you can say, तो मार्क्स भी लेस नेगेटिव होना चाहिए और आपको हमेशा ऐसा होप होना चाहिए कि हम कोई भी नेगेटिव ना करें। तो जब भी आपको लगे कि हम यूनिट को स्किप कर रहे हैं, दैट टाइम यू हैव टू थिंक कि जो आपने बची हुई यूनिट को प्रिपेयर किया है वो आपने अच्छा प्रिपेयर किया है कि नहीं। तो जैसे ही आपका एक प्रिपेयर हो जाए एक यूनिट, यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू सी फॉर इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग CSI लैंग्वेज। अगर आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, मीन्स यू आर गुड टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 2 और एनी यूनिट ऑफ योर चॉइस। तो आपका मन है आप किसी भी यूनिट को स्टार्ट कर लीजिए, मतलब आपने एक सीढ़ी चढ़ ली और आपने एक यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। लेकिन अगर अभी तक इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग, मतलब अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है, तो पहले इसको पक्का करना है, देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट यूनिट। कमिंग टू द फाइनल नोट, इन सब चीज़ों से क्या समझ में आता है? चीज़ों को स्किप करना ज़रूरी है कि सारा पढ़ना ज़रूरी है? तो प्रिसीजन इज़ द की टू सक्सेस। हमेशा याद रखना, किसी भी बोलते हैं ना प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, मेरे लिए प्रिसीजन इज़ द की टू सक्सेस। कभी भी हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, हम उसको कितना बारीकी से पढ़ रहे हैं, कितना हम एक चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना किसी को फाइन ट्यून करना, किसी को एकदम तरीके से फाइन कर देना, तो उसको हम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि दिस इज़ नॉट अ यू कैन से ईजी एग्ज़ाम, कोई बहुत सिंपल एग्ज़ाम नहीं है, दिस इज़ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। और इसका नेशनल लेवल एग्ज़ाम इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड होगा और इस स्टैंडर्ड तो हमेशा मेंटेन रहेगा, इसको आपको क्रैक करना है। यू हैव टू क्रैक दिस इन स्टैंडर्ड। जो भी क्वेश्चन आए आपको क्रैक करना है। क्या होना चाहिए? प्रिसीजन इज़ द की टू सक्सेस। आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने 1 आवर पढ़ा, 2 आवर पढ़ा, कल आपने कुछ नहीं किया। नो, यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर दिस ड्रीम। आपका एक ड्रीम है कि आपको CSI नेट क्लियर करना है, तो आपको इसके लिए कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। मीन्स यू नीड टू वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर योर ड्रीम। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने पढ़ लिया, कल मैं मार्केट चला गया या चली गई। नहीं, यू हैव टू वर्क डेली पढ़ना है, कुछ टाइम देना है। मान लीजिए आज आपके साथ कुछ हुआ, लेकिन हो सकता है कल आप ज़्यादा पढ़ो, तो इसका कॉम्पनसेशन आपको कल करना है या किसी भी दिन करना है। तो ऐसा नहीं सोचना है अगर आज 3 घंटा पढ़ा तो चल जाएगा, नहीं। जितना टाइम आपने डेली दिया है अभी तक पढ़ने के लिए, आप उतना ही टाइम इसको डेडिकेट करिए। अभी नहीं तो आगे चल के ज़रूर आपको CSI नेट एग्ज़ाम मिलेगा और ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। एंथुजियाज्म ऑल थ्रू आउट, आपको एक अंदर से एक
इंटरेस्ट होना चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फील एनर्जेटिक फॉर दिस एग्जाम। ऐसा नहीं कि यार क्यों पढ़ना है, ये आपका इंटरेस्ट है, यू हैव ओनली डिसाइडेड राइट। तो आपको वर्क करना है उस चीज़ में, आपको एंथुसियाज्म होना चाहिए। अगर आपका अंदर से इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मान लीजिए आप 6 आवर्स के लिए बैठे हो, कोई स्टूडेंट 3 आवर्स के लिए बैठा है लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ बैठा है, कि कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जिसने 3 आवर्स के लिए पढ़ा बट बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। अगर आप 6 आवर्स के लिए पढ़ रहे हो लेकिन आपका एंथुसियाज्म नहीं है, यू आर नॉट एनर्जेटिक, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब आपका सारा कुछ वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो सारी मेहनत है वो सारी चीज़ काम आना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी चीज़ों पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। थंब रूल हमेशा याद रखना, जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया है, छोटे से लेकर अभी तक मैं फॉलो करती आ रही हूँ। क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। आप कभी भी CSIR नेट की तैयारी करोगे ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको किस किस यूनिट को आपको लग रहा है कि आपने तैयारी कर ली लेकिन आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आप चेक कैसे करोगे? आप ऐसे ही चेक करोगे, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जब भी मैं पढ़ती थी, सपोज मैं कोई भी यूनिट पढ़ रही हूँ, आज जो टॉपिक पढ़ा मैं कल उसे रिवाइज करूँगी, फिर मैं एक नई टॉपिक के साथ पढ़ना चालू करूँगी। तो आपका भी यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिर मैं जब थर्ड डे के लिए पढ़ूंगी, आई विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव स्टडी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द third topic, or you can say new topic that I'm going to start for the third day। और इसी तरीके से मैं करती थी। मतलब जब आप रिकॉल करने बैठोगे एट लास्ट, यू विल हैव, मतलब यू विल फेस लाइक कि आपको ये रिकॉलिंग तो बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिकॉल ही कर रहे थे। जब आप पढ़ रहे थे, यू वर रिकॉलिंग एवरी डे, आप एवरी डे रिकॉल कर रहे थे। एंड नाउ जब आपका लास्ट टाइम आया रिविजन का, आपको वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, वाओ मुझे तो सारी चीज़ें याद है। तो मैंने अपने लिए हमेशा एक चीज़ फॉलो की थी, क्वालिटी मैटर्स। यहाँ पे कितनी चीज़ों को पढ़ना है, कितने अच्छे से पढ़ना है, नॉट क्वांटिटी। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा 10 यूनिट पढ़ के जाए कि उसने एक थंब रूल बना लिया कि 10 यूनिट तो पढ़ के जाना, नहीं तो CSIR नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर आप 4 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हो, 5 भी, लेकिन ऐसा पढ़ो एकदम सॉलिड, कहीं से भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है। अब आप कुछ सोच सकते हो, पार्ट सी में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चन, एंड 25 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील राइट। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अभी रिसेंट में मैंने एक देखा था, एक लड़के का रिजल्ट बोल लो, अभी जो CSIR एग्जाम जिसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी मैंने देखा था हाल ही में उसने 4 यूनिट्स टारगेट की थी एंड ही इज स्कोरिंग 127 मार्क्स। तो आप सोच सकते हो, जब कोई 4 यूनिट्स से 127 मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो आप खुद में ही सोच सकते हो कि जब आप 10 यूनिट्स पढ़े तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो कि आपने 127 मार्क्स भी स्कोर नहीं किया। और यू कैन से क्वालिफाइंग कट ऑफ मीन्स आपको अपनी चीज़ों पे क्वालिटी पे वर्क करना है, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन क्वांटिटी। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा इसको फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन आई वेंट फॉर यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 13, और बीच बीच में मैं इकोलॉजी पढ़ती रहती थी क्योंकि वो हमेशा मेरा फेवरेट है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्यों फेवरेट है? क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। तो हमेशा इन सारी यूनिट्स को बीच में साथ में पैरेलल लेके चलना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा इकोलॉजी पढ़ लो, कुछ और नहीं पढ़ रहा इवोल्यूशन पढ़ लो। तो ऐसे आपको चीज़ों को लेके चलना है ताकि आपका टाइमली सारी चीज़ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि मैथड्स इन बायोलॉजी को लेके बैठे हैं और उसमें पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो बहुत टाइम हो जाए। ऐसा नहीं करना। अगर आप बोर फील कर रहे हैं तो यू हैव टू चूज अनदर यूनिट एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट टॉपिक एंड स्टार्ट रीडिंग। तो हमेशा आपको क्वालिटी पे मैटर करना है, फोकस करना है, क्योंकि दैट ओनली मैटर्स नॉट क्वांटिटी। प्रैक्टिस मोर ऑन एक्यूरेसी। जब भी आप PYQs कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे PYQs लगा दिए, आपको डे बाय डे यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब लेस निगेटिव मोर पॉजिटिव। तो जितने भी आप निगेटिव मार्क्स ले रहे थे, पहले आपने स्टार्ट किया आपके बहुत निगेटिव हो रहे थे, अभी आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रोवाइज करना है ताकि आपके लेस निगेटिव हो, मोर पॉजिटिव स्कोर। मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी एज वेल एज एफिशिएंसी। नेवर फॉरगेट यू विल बी द फ्यूचर साइंटिस्ट। और अपने ड्रीम को कभी भी फॉरगेट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हम नहीं करेंगे, हम थक गए हैं। ये कभी नहीं भूलना है कि आप ही आने वाले जीवन में या फ्यूचर में आप ही साइंटिस्ट होंगे। सो यू नेवर फॉरगेट यू विल बी द फ्यूचर साइंटिस्ट। और इसी के साथ इस वीडियो के अंत में आती हूँ मैं। आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई वीडियो। अगर आप देख सकते हो तो CSIR प्रोसेस और एक नेट का एग्ज़ाम जब भी हम प्रिपेयर करते थे, ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम बहुत नाइव होते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारा CSIR क्वालिफाई होता है। अल्टीमेटली वी एम टू बिकम यू कैन से एनी फ्यूचर साइंटिस्ट। तो हमारा गोल स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें कुछ नहीं आता है, एंड अल्टीमेटली विल रीच टू दैट स्टेप दैट इज अल्टीमेट गोल ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एंड दैट इज वॉट कॉल्ड एज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट यू ऑल स्टडी इवोल्यूशन। तो आप समझ सकते हो, जब हम अपनी CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं मीन्स वी आर
इन्वॉल्विंग डे बाय डे, वी आर इवॉल्विंग डे बाय डे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी नहीं आता है, धीरे धीरे करके हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस वी स्टडी मेनी डिफरेंट यूनिट्स फॉर CSI नेट एग्जाम। CSI क्लियर होता है, देन वी गो फॉर अवर PhD एंड अल्टीमेटली विल बिकम अ साइंटिस्ट। और अगर आपका ये ड्रीम है, आपको साइंटिस्ट बनना है, यू नीड टू बी इन अ गुड पोजिशन। अगर आपका एक ड्रीम है, मीन्स यू नीड टू वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर योर ड्रीम, मीन्स दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, विच यूनिट यू शुड स्किप एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट यू शुड नॉट स्किप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त तक, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उन्हें भी हेल्प मिलेगी, और सब्सक्राइब कर दीजिए बायोटेक्निका को, ताकि जो भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उन सबसे न छूटो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज रह गई, तो बिल्कुल आप अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम बिल्कुल उन चीज़ का आंसर करेंगे और एक नई वीडियो के साथ सामने आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।